सबसे पहले मैं प्रगतिशील लेखक संघ ग्वालियर इकाई का इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हालांकि आभार सबसे अंत में प्रकट किया जाता है, लेकिन मैं पूर्व में इसलिए प्रकट करना चाहता हूँ कि उसने मुझ कवि को सीमांत गांधी पर, सरहदी गांधी पर बोलने के लायक समझा और ये दायित्व मुझे सौंपा। सचमुच ये मेरे लिए एक रोमांचक बात तो थी ही, दूसरी बात बड़ी जिम्मेदारी भरी बात भी थी कि मुझे इसके लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों की तरह सीमांत गांधी के बारे में सुना ही सुना था, मौखिक रूप से सुना था, चर्चा में सुना था, और कुछ स्मृतियाँ, उनकी कुछ स्मृतियाँ मेरे मस्तिष्क में टकी हुई थी। मैं दो उनके कोटेशन हैं, वक्तव्य हैं, वाक्य हैं, जिनको पढ़कर उन पर अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक बात तो है अहिंसा के संदर्भ में। सरहदी गांधी अहिंसा के संदर्भ में बहुत देर बाद, ये उनके जीवन की बहुत बाद की बात है जो उन्होंने कही है, लेकिन मैं चूंकि वक्तव्य की शुरुआत इस उनके कथन से करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अहिंसा में, जो अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, उसमें अगर वो अहिंसा को लेकर युद्ध करते हैं या अहिंसा में, युद्ध में पराजय की कोई संभावना नहीं होती। अब जहां भी आप हिंसा को लेकर युद्ध करते हैं, हिंसा केंद्र में रहती है युद्ध के, तो वहां पराजय होना निश्चित है, लेकिन अहिंसा के युद्ध में पराजय की कोई संभावना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कथन है, और दरअसल वो अपने इस कथन के माध्यम से अपने शिक्षक, अपने गुरु, जिन्होंने खुद स्वीकार किया कि मेरे जीवन में मेरे दो गुरु रहे, एक शिक्षक थे ईसाई शिक्षक बगरम, उनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा, और दूसरे गुरु रहे महात्मा गांधी, जिनका उनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा। अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी के बाद, यदि महात्मा गांधी के समय में भी और महात्मा गांधी के बाद, क्योंकि सीमांत गांधी, सरहदी गांधी तो लंबे समय तक जिए, 98 बरस उनकी उम्र रही। महात्मा गांधी की 1948 में मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु 1988 में हुई। एक लंबा जीवन उन्होंने जिया। अगर महात्मा गांधी के बाद किसी मनुष्य को गांधी की उपमा दी जा सकती है, उससे निरूपित किया जा सकता है, उसे गांधी कहकर बुलाया जा सकता है, तो वो सरहदी गांधी ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। कई तरह की बातें और कई तरह के नाम सामने आ सकते हैं, पर मुझे लगता है कि यदि हम देखेंगे तो वो सारे के सारे नाम आपको छोटे दिखाई देंगे। एक और थोड़ा छोटा सा मैं कोटेशन करना चाहूँगा। अभी आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और रूस ने, पुतिन ने एक यूक्रेन पर लगभग एक तरफा युद्ध छेड़ा हुआ है। पूरा युद्ध यूक्रेन की सीमा में ही हो रहा है, वो वहाँ पे जा रहे हैं, और यूक्रेन जिस बहादुरी से लड़ रहा है वो सचमुच उल्लेखनीय है। उसके पीछे के कारण कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो एक बड़ी बात कहते हैं, और वो कब कहते हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर ये वाली बात कहते हैं सीमांत गांधी। ये दूसरा जो उनका कथन है वो मैं कहना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि वर्तमान युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में वो कह रहे हैं कि वर्तमान युद्ध देश और व्यापारिक मंडियों पर अधिकार जमाने के लिए लड़ा जा रहा है। वर्तमान युद्ध देश और व्यापारिक मंडियों पर अधिकार जमाने के लिए लड़ा जा रहा है, और हिंदुस्तान एक बड़ा देश तथा व्यापार की मंडी है। ये कथन सीमांत गांधी ने कब कहा था? 1988 से पूर्व। आज की तारीख में ये जस का तस हमारे भारत के संदर्भ में लागू होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, सीमांत गांधी पर बोलने की शुरुआत मैं इस 2-3 दृश्यों से करना चाहता हूँ, जो लगभग हम सभी लोगों की स्मृतियों में दर्ज होंगे।
पहला दृश्य जो हमेशा के लिए मेरी स्मृति में टक गया वो ये कि जब वो सीमांत गांधी भारत में आए थे महात्मा गांधी की जन्मशती मनाने के लिए, उसमें संदर्भ संभवतः ये भी था कि वो इलाज कराने भी आए हैं, अपना जन्म शताब्दी मनाने आए हैं। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय और वो उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। तो जब सीमांत गांधी हवाई जहाज से उतरे तो उनके पास कुछ नहीं था, अपने साधारण जैसे वो कपड़े पहनते आए थे वो पहने हुए थे और उनके हाथ में एक पोटली थी, सिर्फ पोटली थी। तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, स्नेहवश कहा, मानवश कहा कि ये पोटली आप मुझे दे दीजिए। सीमांत गांधी ने कहा कि मेरे पास सिर्फ यही है, अगर आप ये भी ले लोगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बहरहाल दूसरा संदर्भ याद आता है जब सरहदी गांधी की मृत्यु हुई 1988 की। ये भी दृश्य तब से ही मेरे दिमाग में टका हुआ है। मृत्यु हुई, पूरी दुनिया में ये मैसेज गया, ये संदेश गया कि सरहदी गांधी नहीं रहे, दूसरे गांधी नहीं रहे। और भारत में तो इस बात पर लगभग पूरे भारत ने इस बात का नोटिस लिया। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ से किसी को जाकर वहाँ पर भाग लेना चाहिए उनके अंतिम संस्कार में। राजीव गांधी ने निर्णय लिया प्रधानमंत्री होते हुए कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान सरकार से हम लोगों के तनाव बहुत उच्च स्तर पर चलते हैं, कूटनीतिक स्तर पर ही चलते हैं, एक दूसरे को मात देने के चक्कर में हम दोनों देश हमेशा रहते हैं, तो पाकिस्तान ने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, वहाँ पर हम आपके प्रधानमंत्री को, भारत सरकार से कहा, हम आपके प्रधानमंत्री को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि राजीव गांधी आपके जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर ना जाएं, उनके अंतिम क्रिया में शामिल ना हों। लेकिन भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि नहीं, हमारा प्रधानमंत्री वहाँ जाएगा और हमारी सुरक्षा की गारंटी हम खुद करेंगे। और इस आधार पर राजीव गांधी वहाँ पर गए और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ये दो बातें। अभी पिछले 2-3 बरस पहले हरियाणा की सरकार ने उस अस्पताल का नाम बदल दिया। उस अस्पताल के नाम को सीमांत गांधी अस्पताल का नाम उसको हटा दिया गया और उसे कोई और नाम दे दिया गया। आप सोच सकते हैं कि भारत के संदर्भ में ये प्रसंग कितना खराब हो सकता है। और जब इस बात के समाचार आ रहे थे, मैं सुन रहा था, मुझे व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि कवि हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि उस पीड़ा का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, अपना आक्रोश व्यक्त करने के अलावा, लिखने के अलावा। बहरहाल ये 3 बातें मैंने इसलिए भी आप सब लोगों के आगे कही है ताकि पिछले 20-30 सालों में जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो सब हमारे सरहदी गांधी को लेकर हमारी स्मृतियों में सारे प्रसंग ताज़ा हो जाएं। एक बड़ा, जब मैं खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के बारे में पढ़ रहा था, चूँकि मुझे बोलने की मैं तैयारी में जुटा हुआ था, कुछ सामग्री मैंने जुटाई और मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे एक बड़ी अलग तरह की अनुभूति हुई, एक खास तरह का एहसास हुआ। मुझे हमेशा ये लगा कि मैं एक बड़े आदमी के साथ हूँ और बड़ा आदमी सचमुच सीमांत गांधी जैसा ही होता होगा। और महात्मा गांधी कितने बड़े आदमी रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े आदमी रहे होंगे। मैं इस बात को लेकर सोचता रहा और मैं अब तक जब बोल रहा हूँ तब भी सीमांत गांधी के बड़प्पन के नशे में हूँ, उनके प्रभाव में हूँ। एक बड़ा रोचक किस्सा है और जो आमतौर पे हमारे बीच में घटता है कि पहले चूँकि शिक्षा का बहुत अभाव था पूरे दक्षिण एशिया में, तो नाम वगैरह माएँ कुछ घटनाओं को देख के याद रख लिया करती थी कि फलां जगह उस समय में बहुत बरसात हुई थी और ऐसा था, भादो था या ये था और तो इस तरह से था। तो सीमांत गांधी को, सरहदी गांधी को अपने नाम, अपने जन्म के बारे में पता नहीं था कि मेरी जन्म का दिनांक क्या है। कि माँ ने ये बताया था उनको कि जब उनके बड़े भाई की शादी हुई थी 1921 में, जब वो 11 साल के थे,
तो उन्होंने 1921 से 11 से 1921 से घटाया तो उसकी संख्या 1890 आ गई और उन्होंने 1890 अपने जन्म का वर्ष मान लिया। तो हम 1890 उनके जन्म का वर्ष मानते हैं और 1988 में उनकी मृत्यु होती है, तो लगभग 98 वर्ष उनकी आयु रही है। ये उम्र को लेकर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। पख्तून में जो भारत का सीमा प्रांत था, अब पाकिस्तान का सीमा प्रांत है, पख्तूनिस्तान बोलते हैं, पठान बाहुल्य क्षेत्र है। राज्य में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि राज्य की लड़ाई आज भी, राज्य की मांग आज भी वहाँ जारी है और सीमांत गांधी राज्य की मांग करते करते इस दुनिया से चले गए, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी इस मांग को नहीं माना, जिसके चलते उन्हें बहुत सारा समय, अपने जीवन का आखिरी समय लंबा समय अफ़गानिस्तान में बिताना पड़ा। खैर, अब बात ये हुई कि इस तरह से उनकी उम्र का मालूम पड़ा। उनके पिता तो बड़े आदमी थे, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति थे। आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने जो पढ़ा वो इस तरह से कहा गया कि वो अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के बड़े खान थे। खान एक बड़ा सम्मानित वो माना जाता है, कई बार कहा जाता है कि राजा के संदर्भ में खान कहा जाता है। और उनके बड़े भाई, तो बड़े भाई को भेज दिया विदेश पढ़ने कि जाइए आप विदेश पढ़िए, तो वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चले गए और पढ़कर वो वहाँ पर डॉक्टर हो गए। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में भी उनसे भी कहा गया कि ठीक है, आप भी विदेश चले जाइए, आप भी वहाँ पढ़िए और आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कीजिए। लेकिन खान साहब की माँ, सीमांत गांधी की माँ को एक संदेह था। वो कहती कि नहीं, जे अगर वहाँ चला जाएगा तो जो वहाँ विदेशी लड़की से शादी कर लेगा। तो इससे कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगे यहाँ पे। अच्छा, और भाई तो थे ही। और हुआ ये कि वो वास्तव में उनके बड़े भाई, जिसको डॉक्टर खान कहा जाता है, पूरी जगह पे डॉक्टर खान ही कहा गया है, उन्होंने वहाँ पर एक विदेशी लड़की से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो माँ तो और अड़ गई कि नहीं जाओगे आपको हम विदेश इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। खान साहब अपनी माँ को बहुत प्रेम करते थे, सीमांत गांधी जी, और माँ की बहुत बात मानते थे। माँ के आदर में फिर उन्होंने बाकायदा सबके बीच में कहा कि नहीं, मैं माँ का मान रखूँगा, माँ की भावनाओं का, और मैं विदेश पढ़ने के लिए नहीं जाऊँगा। यदि सीमांत गांधी विदेश पढ़ने चले गए होते और इंजीनियर हो गए होते तो हो सकता है कि हमारे पास सरहदी गांधी नहीं होता, वो कुछ और होते। बहरहाल वो नहीं गए, और नहीं गए तो अपने उसमें लोगों के बीच में, पठानों के बीच में उन्होंने, पख्तूनियों के बीच में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लेकिन एक बात देखी कि वहाँ पर जो उसमें पख्तूनिस्तान में, मैं पख्तूनिस्तान शब्द का या पख्तून का वो करूँगा शब्द का, हालांकि पख्तूनिस्तान अभी अस्तित्व में नहीं है, पर उन्होंने अपने क्षेत्र में देखा कि वहाँ पे मुल्ला मौलवियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो अपने ही ढंग से सबको पढ़ाते हैं, इस्लामिक शिक्षा देते हैं, और इस्लामिक शिक्षा भी वो देते हैं जो रटाई जाती है। हम उस शिक्षा के बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जो उन्हें अगर वो अच्छा लगता है तो वो करते हैं, और कुछ लोग उसका अनुसरण भी करते हैं, उस पर चलते भी हैं। लेकिन इनका जो जोर था अपने पिता की समझ को लेकर, इनके पिता बड़े समझदार व्यक्ति थे, सिर्फ ताकतवर व्यक्ति ही नहीं थे, समाज के समझदार व्यक्ति भी थे, शिक्षित तो थे ही। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो इन्होंने सबसे पहले ये अपने क्षेत्र में मुल्ला मौलवियों से टकराए और इन्होंने एक आधुनिक इस्लामिक स्कूल की स्थापना की। वहाँ पर लगभग 22 साल की उम्र में सीमांत गांधी ने ये निर्णय लिया और वो व्यवस्था करना शुरू कर दी। लेकिन अब क्या हुआ कि इनको मुल्ला मौलवियों से जूझना ही पड़ा, अंग्रेजों से भी जूझना पड़ा। अंग्रेजों का उस क्षेत्र में, पख्तूनिस्तान में, वहाँ की जो भौतिक संपदा थी या इनका जो पठान समुदाय था, जो बड़ा वीर समुदाय माना जाता है, आज भी पठानों के किस्से हमने बहुत सुने हैं, फिल्मों में देखे हैं और भरे पड़े हैं, तो उससे प्रभावित थे। तो वहाँ पर उनके कोई विशेष फोकस था और बड़ा अन्याय वो करते थे। मैं जितना भी पढ़ा, मैं हमेशा ये देखता आया कि वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि अंग्रेज हम पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं,
हमें अंग्रेज़ों से जूझना है, हमें अंग्रेज़ों से को वहाँ से हटाना है, हमें अपने अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें क्षेत्र को आज़ाद कराना है। और प्रारंभ में सीमांत गांधी का जो फोकस था वो अपने क्षेत्र विशेष को लेकर ही था। वो बाद में जाकर वो बढ़ता हुआ आगे वो प्रसार पाया है। तो इस्लामिक उसमें वो हो गया। ये बात रही होगी 1920 की। 1922 में उनकी शादी कर दी गई। उनकी शादी हुई, उनके दो बेटे हुए, एक अब्दुल वली खान और एक अब्दुल गनी खान, दो बेटे हुए। और लेकिन उनकी सक्रियता इतनी थी कि वो अपनी पत्नी पर और अपने बेटों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनके बेटे लगभग गुणी बेटे थे और पिता के प्रभाव को ग्रहण करके जैसी शिक्षा हासिल कर सकते थे वो कर रहे थे। जब उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी एक बहन थी, गफ्फार खान साहब की बहन थी। तो बहन ने देखा कि ये आदमी बहुत गुणी व्यक्ति है और बहुत दूरदृष्टि वाला आदमी है, ये कहीं यहीं फंसकर ना रह जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये केवल पख्तूनिस्तान में फंसकर रह जाए, इसको पूरे भारत से जुड़ना चाहिए और इसको पूरी दुनिया से जुड़ना चाहिए। तो ये बहन की दृष्टि ने काम किया और बहन ने इनसे ये कहा, सीमांत गांधी से, सरहदी गांधी से। तब सीमांत गांधी को ये नाम नहीं मिला था, ये नाम मैं अपनी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे गफ्फार खान नाम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए और आप हज करने पर चले जाइए। ठीक है, हज करने पर इन्होंने बहन की बात मानी और हज करने चले गए अपने कुछ साथियों के साथ, साथी भी गए इनके साथ में। जब ये हज करने गए तो वहाँ पे इन्होंने दुनिया को देखा और सिर्फ हज ही नहीं किया, इन्होंने दुनिया के कई इस्लामिक देशों की यात्राएं की, वहाँ पर इस्लामिक देशों की यात्राएं की और अपने क्षेत्र में जिस जगह वो रहते हैं, जो पख्तून क्षेत्र है, उस जगह पर अंग्रेज लोग किस तरह से जुल्म कर रहे हैं, किस तरह से उनकी संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और किस तरह से पूरे भारत के साथ साथ, चूंकि पूरा भारत को गुलाम बनाया हुआ है, जगह जगह घूमकर उन्होंने ये सारी बातें लोगों को बताई, अन्य देशों को बताई। जब ये अपनी बातें, अपने देश की बातें, अपने जो जुल्म सह रहे हैं वो बातें दूसरे देशों को उन्होंने बताई, तो वहाँ भी उन देशों में भी क्या चल रहा है वो बातें भी इनके सामने आई। उन बातों ने एक बृहद समाज से, दुनिया के समाज से जुड़ने का इनको ये लाभ हुआ कि दुनिया के बारे में इनकी समझ बनी और दुनिया को हमारे भारत की समझ बनी। जबकि पूरी दुनिया में तो ये मालूम था ही कि भारत पे अंग्रेजों का राज है और भारत गुलामी झेल रहा है। तो ये सारा का सारा वहाँ से चलते हुए खूब सारी समझ और सीख लेकर ये वहाँ से लौटकर फिर से पख्तूनिस्तान आए। वहाँ पे आकर चूंकि सक्रियता तो इनकी बढ़ ही चुकी थी, तो उसमें बढ़ गए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस बीच में ये था कि ये बड़े उदार व्यक्ति थे, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और धर्म इस संदर्भों में थे कि धर्म का मानवीय स्वरूप इनके अंदर था। ये किसी भी तरह से जिस तरह से हम आजकल धार्मिक कट्टरता से जूझ रहे हैं या पूरी दुनिया जूझ रही है या जूझती आई है, इनके अंदर लेश मात्र भी उस तरह का कोई लक्षण नहीं था। पूरी प्रक्रिया में आज तक ये बात सामने आती है। यही कारण था कि आगे चलकर जब ये जेल में थे और कोई व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, तो जेल में इनसे मिलने के लिए आए। ये बात है 1930 के आसपास, इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। अब जेल में मिलने आए तो इन्होंने कहा कि भाई आप मुस्लिम लीग, एक बड़ा राजनीतिक दल था, तो इन्होंने इनसे कहा कि भाई मुस्लिम लीग से कहिए कि वो हमारी मदद करें, हमारी मदद करना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने इनके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की वजह से ही इनको मदद करने से मना कर दी कि नहीं, मुस्लिम लीग आपकी कोई मदद नहीं करेगी, मुस्लिम लीग आपको सहयोग नहीं करना चाहती। तो लेकिन फिर इन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया, कांग्रेस से कहा कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, हम अकेले पड़ रहे हैं, हम सीमांत प्रदेश में, हम बहुत दूर हैं, हम क्या करें। कांग्रेस की तरफ से इनके पास में ये प्रस्ताव गया कि नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ मिलना पड़ेगा, हम में शामिल होना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा प्रस्ताव इनको लगा कि नहीं भाई हमारी ताकत बढ़ेगी और हमें मिलना ही चाहिए इनसे, और ये बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। जी चले, ये बात की घटना है, लेकिन मैं इससे पहले आता हूँ।
अब क्या हुआ कि जो 1920 की बात है लगभग, कोई सन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तो मुझे आप क्षमा कीजिएगा। 1920 में महात्मा गांधी के कहने पर रॉलेट एक्ट जो आया था उसका विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, और सीमांत गांधी ने उसके विरोध में वो शामिल हुए थे। आप ध्यान रखिए, जब तक सरहदी गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को किसी को देखा नहीं था, कांग्रेस से भी उनका बाद में वो हुआ, लेकिन वो इनके आह्वान पर, महात्मा गांधी के आह्वान पर रॉलेट एक्ट के विरोध में शामिल हुए, उस जलसे में शामिल हुए। और जब वो उस जलसे से लौट रहे थे तो उनको और उनके पिता को, दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया। ये बिल्कुल उसी तरह की घटनाएं जो मैंने जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के संदर्भ में पढ़ी कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को भी एक साथ सजा हुई थी। दोनों पिता पुत्र को अंग्रेजों ने एक साथ सजा सुनाई थी, और एक साथ सजा सुनाने में उन्होंने एक साथ जुर्माना भरने से इनकार कर दिया था कि हम जुर्माना नहीं भरेंगे। तो उसके पीछे उन्होंने क्या किया कि जुर्माने को लेकर पुलिस आई और आनंद भवन से बहुत सारा सामान, उनका बहुमूल्य सामान, कालीन, फर्नीचर वगैरह वगैरह सब भर के ले गई। तब इंदिरा गांधी ने इस बात का बहुत विरोध किया था कि नहीं, ये सामान आप मेरा कैसे ले जा रहे हैं, ये कर। तो फिर उनके जो इंदिरा के परिवार की जो महिलाएं थी वो थी, उन्होंने उनको, ये राजेंद्र मोहन भटनागर की किताब है शहादत, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है और उल्लेखनीय किताब है। ये इंदिरा के संदर्भ पे कभी आगे बात चलेगी तो ये सारी चीज़ें आएंगी। हमने उस दिन तय भी किया था कि हम बोलेंगे। एक अलीगढ़ में आए जे, तो पिछली बार अमर सिंह माहौर जी ने अपने वक्तव्य में एक पत्रिका का जिक्र किया था जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, अल हिलाल, आप सबकी स्मृति में होगा। अलीगढ़ में रहते हुए इन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका को पढ़ा, और एक पत्रिका और थी, वो थी, उसका नाम था जमींदार नाम की पत्रिका थी। वो पत्रिकाओं के दो पत्र के संपर्क में जे आए। जब उन पत्रिकाओं के संपर्क में जे आए तो इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत विकास हुआ। उन पत्र, अल हिलाल तो अपने समय की बड़ी मैगजीन थी जिस पर अंग्रेज़ों ने बड़ा मतलब भारी जुर्माना ठोका था, बहुत ज़्यादा मतलब वो किया था, और वो बंद भी हो गई थी फिर बाद में। उसका परिणाम ये निकला कि जब इन्होंने अल हिलाल पत्रिका को लगातार पढ़ा और जमींदार नाम की पत्रिका को पढ़ा, तो कालांतर में इन्होंने पख्तून नाम की एक पत्रिका निकाली अपने वहाँ पर जाकर पख्तूनिस्तान में, और वो पत्रिका बड़ी प्रसिद्ध हुई। उस पत्रिका में इनके बड़े बड़े लेख छपते थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू के लेख छपते थे, और भी महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका में, हरिजन अखबार में लिखते थे, तो बड़े बड़े लेख उसमें प्रकाशित होते थे। और वो सारे के सारे जो लेख उस समय इनके लिखे हुए, अपने समाज को संबोधित करते हुए, समाज को दिशा देते हुए, राजनीति को दिशा देते हुए जो लेख उसमें प्रकाशित हुए, वो आज की तारीख में कई किताबों में पूरे संदर्भों सहित मौजूद हैं। और उन्हें पढ़ना मनुष्य होने के विश्वास से भरना है, अपने भीतर की मनुष्यता को मजबूत करना है। मैं इस वक्तव्य को, जिसका अवसर आपने मुझे दिया है, उसमें उनके दो भाषण जो हुए थे, मैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ के वो करूँगा। अब ये हुआ मज़ेदार बात कि डॉक्टर खान वहाँ पर वो थे, फ्रांस में थे उस समय 1920 में, उनके भाई, और डॉक्टर थे अपनी पत्नी के साथ, और उसका बड़ी भारी प्रैक्टिस थी उनकी, खूब इलाज विलाज कर रहे थे, खूब धन कमा रहे थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि मेरे पिता और मेरे भाई दोनों जेल में हैं, तो वो वहाँ से अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ कर आ गए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर खान उनके बड़े भाई की और गफ्फार खान की जोड़ी रही है साथ साथ। आप कह सकते हैं किसी भी संदर्भ में कि राम श्याम की जोड़ी, या राम रहीम की, रहमान सुलेमान की जोड़ी, या इस तरह से अपन कोई भी उसको जो उपमा से विभूषित कर सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क भी था। ये अपने गफ्फार खान साहब जहाँ पद लेने में हिचकते थे, पदों से दूरी बनाकर रखते थे, समाज के लिए सामाजिक संदर्भों में काम करना चाहते थे, वहीं डॉक्टर खान प्रशासन की मुख्य धारा में रहकर काम करना चाहते थे। ये मैं इसके बाद में बताऊंगा। ये जब ये वहाँ पर थे, मक्का में थे, पत्नी का जिक्र आया था कि अबुल कलाम आज़ाद साहब की पत्नी का निधन हो गया और उनसे मिलने नहीं दिया गया, तो इनकी भी पत्नी का निधन हुआ। हज के दौरान ये अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख पाए,
जिस समय विदेशों में रहकर भारत में अंग्रेजों के शासन की दुर्दशा के क्रूरता के बारे में बता रहे थे, जुल्म के बारे में बता रहे थे, उस दौरान उनकी पत्नी का निधन हो गया। इनका एक विवाह और हुआ उसके बाद में, जब इनका एक गफ्फार खान साहब का दूसरा विवाह हुआ तो ये और निश्चिंत हो गए और अपने बेटों को इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया और निश्चिंत होकर अपने अंग्रेजों से लड़ने में, आज़ादी की लड़ाई में लड़ते रहे। तब तक भी गफ्फार खान साहब ने नेहरू जी को और महात्मा गांधी जी को नहीं देखा था। महात्मा गांधी और नेहरू, और फिर उसके बाद में फिर 1926 से वहाँ से लौट कर आए ये, तो अंग्रेजों ने इनको फिर से पकड़ कर जेल में डाल दिया और फिर से पकड़ कर जेल में डाल दिया। तो फिर जेल में इनको इतना खतरनाक कैदी माना कि वो बेड़ियाँ पहना दी और हथकड़ियाँ पहना दी। अब जो इनकी खुद लिखते हैं कि मेरा कद 222 पाउंड था और बेड़ियाँ मेरे पैरों में, मुझे बड़ा घिसट के चलना था, मैं बड़ा भारी, बहुत बड़ा वो था अपराधी। और जो वो क्या बनाया उन पर केस क्या बनाया अंग्रेजों ने कि उनके गांव में एक और पठान था, उसने एक तार बिजली का या टेलीफोन का तार काट के चोरी कर लिया था। तो उसकी खूब पिटाई लगाई और उससे कहा कि तुम ये कहो कि तुमने गफ्फार खान के कहने पर जो तार काटा है। तो चूंकि उन्हें कोई केस बनाना था तो ये इस बात का बड़े रोचकता से अपनी उसमें उल्लेख करते हैं। आगे ये जो जेल में बहुत लंबे समय तक इनको रहना पड़ा। जैसा कि मैंने कहा, जब जे 19 अब हुआ ये कि पहली बार जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो लोग वहाँ पर गए, उससे पहले जे अपने एक सबसे महत्वपूर्ण उनके जीवन की जो घटना है उसी के आसपास की है कि इन्होंने एक संगठन बनाया। वहाँ पर एक सामाजिक संगठन भी इन्होंने बनाया जिसका फारसी या उर्दू में पख्तूनी में नाम है, वो बड़ा कठिन है जो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन बनाया। पर इन्होंने एक संगठन बनाया, खुदाई खिदमतगार, खुदा के सेवक। खुदा के सेवक से आशय खुदा की सेवा करने वाले सेवक नहीं, खुदा के नाम से, खुदा के आदेश पर समाज की सेवा करने वाले लोग, खुदाई खिदमतगार उन्होंने संगठन बनाया। और वो बड़ा महान संगठन कहलाता है, जिसकी विश्व के संगठनों में बड़ी कद्र की जाती है और बड़ा स्थान है। अगर सूची बनाई जाए संगठनों में तो खुदाई खिदमतगार संगठन का एक नाम आता है और उसकी 2-3-4 विशेषताएं थी। पहली बात तो ये है कि पठान, वो देखते थे कि पठानों में आपस में बड़ी दुश्मनियां चली आ रही हैं, बड़ी शत्रुताएं हैं, बड़ी पारिवारिक शत्रुताएं हैं, एक दूसरे को मार काटने पर उतारू हैं, चाहे जब हत्या कर देते हैं, लूट मार की जो है प्रथाएं। और लेकिन आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो खुदाई खिदमतगार उन्होंने संगठन बनाया और खुदाई खिदमतगार से की पहचान के लिए भी, वस्त्रों के लिए भी किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो सफ़ेद कपड़े पहना करते थे सारे के सारे लोग, आमतौर पर पठान पहनते भी हैं और भी जब अफगानिस्तान वगैरह में बहुत सारे वो आते हैं तो सफ़ेद कपड़े पहनने का चलन है। तो इन्होंने ये तय किया कि नहीं, हम लोग गेरुए कपड़े पहनेंगे। तो इन्होंने गेरुए कपड़े पहनना शुरू किया। इन्हें खुदाई खिदमतगार संगठन गेरुए कपड़े ही पहनता था, आप ध्यान रखिए, जिसका मुस्लिम लीग ने बहुत बुरा माना। मुस्लिम लीग ने बहुत बुरा माना। स्वाभाविक है, आज की तारीख में अभी मैं जब लगातार इस बात को पढ़ रहा था तो मुझे जिस चीज़ याद आई कि अभी एक कथन हमें सुनने को मिला था शीर्ष से कि वस्त्रों से पहचाना जा सकता है व्यक्ति को। तो आप देखिए कि रंगों को लेकर, वस्त्रों को लेकर कटुता कितनी गहरी थी। तो मुस्लिम लीग को अगर उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों की जगह, गंदा होने की जगह हरे वस्त्रों को चुन लिया होता तो मुझे लगता है कि वस्त्रों को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन चूंकि उन्होंने गेरुए वस्त्र को चुना, अब गेरुआ, लाल, भगवा ये वस्त्र लगभग एक गोत्र के, एक परिवार के दिखाई देते हैं। तो और हमारे एक देवता भी गेरुए वस्त्र धारण कर, गेरुआ उन पर वो लेप लगाया जाता है ना। तो अब तो इस बात को लेकर वो सब भड़क गए कि नहीं साहब ये नहीं करेंगे आप। तो ये तो मुस्लिम लीग भड़की। दूसरी बात, अंग्रेजों ने उस कलर को उनके वस्त्रों के उसको जोड़ दिया कैसे, बोल्शेविक क्रांति से, कि ये तो कम्युनिस्ट हैं इसलिए ये लोग ऐसा रंग पहने हुए हैं। तो उनके साथ में केवल वस्त्रों के आधार पर भी भारी जुल्म किया गया।
जुल्म इतना किया गया खुदाई खिदमतगारों के साथ में कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें नग्न करके भगाया गया। पर वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली थे, और भी ज़्यादा प्रभावशाली थे, तो उन्होंने अपने शरीर को ही लाल रंग से पोतना शुरू कर दिया और ये पहचान मतलब बन गई प्रतिरोध का इतना बड़ा मानक कि अपने शरीर को ही पोत लिया जाए लाल रंग से, कि यही हमारा वस्त्र है। आप विचार के प्रति, बदलाव के प्रति इस बात का बड़ा मान रख सकते हैं कि कोई इस हद तक उतर जाए कि नहीं हमको। और दूसरी बात, वो कौम जो युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए और शत्रुता के दीर्घगामी निर्वहन के लिए जानी जाती हो, ये इसकी बड़ी वो थी। तो खुदाई खिदमतगार संगठन के लोग 1931 में जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें गफ्फार खान साहब, सरहदी गांधी साहब उसमें पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को देखा, जवाहरलाल नेहरू को देखा, उनसे मुलाकात हुई। पूरे संगठन के साथ जो लोग पहुंचे वहां पर कांग्रेस की गति, चूंकि इस बात के बाद में वो कांग्रेस में तो शामिल हो ही चुके थे कि हम आपकी मदद करेंगे और आप हमें शामिल हो जाओ। मुस्लिम लीग ने इनकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना आती है कि 1931 के बाद में इनको 1931 के बाद और 1931 से 1935 के बीच का समय, 1932 की बात, इनको फिर से जेल में भेज दिया गया और जेल में फिर से डाल दिया गया। 3 साल तक जेल में रहे, 3 साल तक जो जेल में रहे। अब वहाँ पर जो भी हो सकता था वो किया। बड़ी विकट परिस्थिति रही। 1931 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव मिला, जो इन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया कि नहीं, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। इतने बड़े पद को ठुकराना, यहाँ पर सरहदी गांधी हमें महात्मा गांधी की तरह दिखाई देते हैं। अगर उनको गांधी का विस्तार माना जाता है, गांधी का रूपक उन्हें दिया जाता है, गांधी माना जाता है, तो इस वजह से ही माना जाता है कि उन्होंने उसको उस कांग्रेस के अध्यक्ष होना कोई मामूली बात नहीं थी उस दौर में, जिस दौर में कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, जिसके पास इतनी बड़ी लीडरशिप थी, इतने बड़े बड़े नेता थे। जिस समय महात्मा गांधी मौजूद थे, जिस समय जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, ये सारी की सारी थी। जेल में रहे। बाद में गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ, उसके तहत जब कैदी जेल से छोड़े गए तो इनको जेल से रिहा किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने इनके साथ में एक और अन्यायपूर्ण शरारत की, वो की कि इनके सीमांत प्रदेश में, इनके राज्य में इन पर जाने पर इनको प्रतिबंध कर दिया कि ये वहाँ नहीं जाएंगे। तब जमनालाल बजाज जी ने इनसे कहा कि आप साबरमती आकर महात्मा गांधी के आश्रम में रहिए। ये साबरमती, डॉक्टर खान वहीं थे, ये साबरमती आश्रम में आकर रहे और लंबे समय तक साबरमती आश्रम में आकर रहे। गांधी की सुबह शाम जो प्रार्थना होती थी, उसमें ये प्रार्थना में जाते थे, उसमें शामिल होते थे। गांधी भजनों में शामिल होने के उल्लेख मिलते हैं। अपने समय पर ये रोज़े रखते थे। एक बार इन्होंने 7 दिन का लंबा उपवास रखा, तो इन पर मुस्लिम लीग ने और आसपास लोगों ने इनको बहुत बदनाम किया। तो ये तो हिंदू हो गए, इनको हिंदू कहकर बहुत चढ़ाया गया, बहुत सताया गया, हिंदू हो गए आप तो इन्होंने इस बात को उदाहरण दिए कि इस्लाम में रोज़ा रखने की परंपरा है और बड़ी स्वस्थ परंपरा है, बड़ी प्रतीकात्मक परंपरा है। आप कैसे कह रहे हैं वहाँ उपवास है, व्रत है और मैं यहाँ रोजे रख रहा हूँ, ये क्या? तो ये इस बात का आरोप उन्हें अपने जीवन में अंत तक। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि किसी को भी आजकल आप देख रहे हैं कि यदि कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान का विरोध करे, सत्ता का विरोध करे, तो बहुत आसानी से कह दो ये वामपंथी है। तो खुदाई खिदमतगार संगठन को या सरहदी गांधी की राजनीति को वो करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, वो सबसे आसान था उसे हिंदू कह देना कि ये तो हिंदू हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, इनके आचरण हिंदुओं जैसे हैं। ये बात उस तरह से सामने आती है। बहुत दिन तक सरहदी गांधी आश्रम में रहे। गांधी जी को इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, गांधी जी के आचरण को देखा, लेकिन दूसरा पहलू भी था कि गांधी पर भी इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मनुष्य के रूप में, एक गंभीर मनुष्य के रूप में और भविष्यगामी समाज सुधारक के रूप में गांधी को भी इनके अंदर अपना विस्तार ही नजर आया।
ये बड़ा सीमांत गांधी को बड़ा प्रेम करते थे। और जब इन्हें सरहदी गांधी, सीमांत गांधी कहना शुरू किया गया तो गांधी जी को बड़ी गुदगुदी होती थी, गांधी जी बड़े खुश होते थे कि ये कितनी अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे ऐसा कहा जा रहा है, ये सब है। एक उनके 2 बेटे थे, उसमें से एक और बड़ी रोचक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। उनका एक बेटा शांति निकेतन में पढ़ता था, डॉक्टर गनी खान। और ये उनसे डॉक्टर खान को लेकर, अपने बड़े भाई को लेकर मिलने के लिए, अपने बेटे से मिलने के लिए शांति निकेतन गए, कलकत्ता गए कि चलिए बेटा वहाँ पढ़ रहा है, मैं वहाँ जाके उनको मिलने आता हूँ। तो मिलने जब ये वहाँ पे गए तो इनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से हुई। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहे और रविन्द्रनाथ टैगोर से इनकी लंबी लंबी बातें हुई। आप सोचिए, आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि जिसमें एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे हुए हैं और एक तरफ हमारे सीमांत गांधी, सरहदी गांधी बैठे हुए हैं, 2 महापुरुष सामने बैठे हुए हैं और क्या बातें कर रहे होंगे या क्या बातें की होंगी, उन्होंने भविष्य का क्या चिंतन की। ये कितना महान दृश्य है, ये कितनी बड़ी बात है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर और सरहदी गांधी, सीमांत गांधी बैठे हुए हैं और देश को लेकर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कई तरह से बातें सामने आती हैं कि वो आज़ादी के आंदोलन में उतना उनका समर्थन नहीं था, उनके अलग तरह के प्रश्न थे, वो शिक्षा को लेकर उनके अलग तरह की बातें थी, लेकिन ये एक बड़ी बात है। तो ये सीमांत गांधी का निर्माण की एक बात चलती है कि जिसमें वो चाहते हैं। पख्तूनिस्तान में क्या होता है कि पख्तूनिस्तान में इनकी सरकार बन जाती है, इनकी सीटें जीत जाती है, डॉक्टर खान की पार्टी जीत जाती है, डॉक्टर खान की पार्टी जीत जाती है। और डॉक्टर खान की पार्टी में अब उनसे कहा, डॉक्टर खान को मंत्रिमंडल बनाना था। उस समय सीमांत गांधी वहाँ नहीं थे क्योंकि जो वो लगाया हुआ था, रोक लगी थी प्रदेश में जाने की, वो केवल गफ्फार खान साहब पे लगी थी, डॉक्टर खान पे नहीं लगी थी। वहाँ वो जीत चुके थे चुनाव। तो अब जब ये बात हुई कि वो जीत गए तो मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिए, मंत्रिमंडल बनेगा। पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनको मंत्रिमंडल ना बनाते देते हुए अपने ही किसी व्यक्ति को, अपने समर्थक व्यक्ति को मंत्री बना दिया कि न मंत्रिमंडल बनाने की आज्ञा दे दी कि आप मंत्रिमंडल बनाइए। इनको बनाने से रोक दिया गया डॉक्टर खान को, तो बड़े आहत हुए। लेकिन जैसा कि होता है, वो बड़े अयोग्य व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने मंत्रिमंडल बनाने की आज्ञा दी। अयूब खान नाम था शायद उनका, और वो 6 महीने से ज़्यादा वो सरकार नहीं चल पाई। फिर डॉक्टर खान से कहा गया कि आप आइए, आप मंत्रिमंडल बनाइए। इन्होंने पख्तूनिस्तान में मंत्रिमंडल बनाया। और उस समय ये था कि जिन निर्वासन भोग रहे थे, मंत्रिमंडल बना, मंत्रिमंडल में वो लोग शामिल हुए, लेकिन मंत्रिमंडल में कुछ गलतियां भी हुई। मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू भी थे। उन्होंने ये बात का उल्लेख मैं जिस वजह से कर रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने डॉक्टर खान से कई गलतियां करवाई, कई गलत निर्णय करवाए, समाज विरोधी निर्णय, जिसमें एक निर्णय किसान विरोधी निर्णय था। वहाँ उस इलाके में उस समय उस क्षेत्र में एक किसान आंदोलन चल रहा था और उस निर्णय से किसानों का दमन होता था। जब मैंने इस बात को पढ़ा तो आज का किसान आंदोलन मुझे याद आया कि किसानों के संघर्ष नए नहीं हैं, किसानों के संघर्ष तब से चले आ रहे हैं। कोई भी सत्ता हो, वहाँ पे किसानों को संघर्ष करना पड़ता है। ये रहा। जब सरकार बनी तो फिर सीमांत गांधी पर वो बैन हटाया गया कि नहीं, अब सीमांत गांधी आ सकते हैं। सीमांत गांधी 6 साल के बाद में पख्तूनिस्तान गए, मगर इसमें सबसे रोचक बात यह है कि वो अकेले नहीं गए, महात्मा गांधी को लेकर गए। ये बहुत बड़ी घटना थी कि महात्मा गांधी उनके साथ में पख्तून प्रांत गए और वहाँ पर उस पूरे क्षेत्र को उन्होंने देखा और महात्मा गांधी वहाँ रुके, समाज के विभिन्न पहलुओं से मिले। तो ये उनके सीमांत गांधी के गफ्फार खान साहब के प्रति महात्मा गांधी के विश्वास को ही नहीं, उनके भविष्य को लेकर जो महात्मा गांधी जो आश्वस्त थे, उनकी मनुष्यता को लेकर जो आश्वस्त थे, इस बात का प्रतीक है कि बहुत सारे लोग नहीं गए थे, महात्मा गांधी गए थे और वहाँ पे गए उनके साथ में। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना उनको पसंद करते होंगे
और उनके मनुष्यगत स्वभाव से कितने प्रभावित रहे होंगे। महात्मा गांधी गए वहाँ पे, फिर लौट कर आए। पर इस बीच में एक बड़ी घटना हुई कि 1939 की बात है। 1939 में कांग्रेस ने जो निर्णय ले लिया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और कांग्रेस ने जो निर्णय ले लिया, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तानियों की भर्ती कराइए, द्वितीय विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों को इंग्लैंड की तरफ से लड़ने के लिए भेजना है। और कांग्रेस ने उनके लिए उसे स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम भेजेंगे आपकी तरफ से सेना। जब ये वाली बात स्वीकार कर ली गई तो और उसमें महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप बताइए भाई, आप जिस जा रही है, आप तो अहिंसक हैं और आप जो क्यों भेज रहे हैं, अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं, जबकि ये हमारा युद्ध ही नहीं है। तो महात्मा गांधी का वक्तव्य या कांग्रेस का वक्तव्य, वो वक्तव्य ये था कि हम इसलिए भेज रहे हैं कि ताकि भविष्य में हमारे योगदान को अंग्रेज भूलें नहीं और हमारे साथ में वो सही व्यवहार करें, हमारे भारत के साथ में, भारतीय समाज के साथ में सही व्यवहार करें, और इसलिए हम उसमें सेना में शामिल अपने वो भर्तियां हुई हमारे सैनिक लड़ने। लेकिन अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार संगठन उनसे अलग हो गया, कांग्रेस से। उसने कहा कि नहीं, हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि हमारे लोग, हमारे भारत के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे पठान लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ें और उसमें हों। बाद में चूंकि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व तो गफ्फार खान साहब का था ही, बाद में कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये निर्णय लेकर द्वितीय विश्व युद्ध में अपने सैनिकों को भेजकर हम लोगों ने गलती की है। उन्होंने इस निर्णय को वापस लिया। जब वापस लिया तो फिर खुदाई खिदमतगार संगठन और सीमांत गांधी, गफ्फार खान साहब फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। ये बहुत सारी कहानियों में जो बहुत सारी प्रामाणिकताएं, उनमें से कुछ संदर्भ मैंने दिए हैं। अब बात देश आज़ादी के कुछ, अगर थोड़ा बहुत कुछ छूटा भी हो तो फिर आगे भी बात होगी तो उसमें बातें सामने आएंगी। देश आज़ाद हुआ। देश जब आज़ाद हो रहा था, सब बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा भयभीत भय जिनको था वो था सीमांत गांधी को। यहाँ पर फिर डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद याद आते हैं। आज ही अमर सिंह मावड़ जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि एक समय, किसी ने कमेंट्स किया था, एक समय तो स्थिति ये थी कि अबुल कलाम आज़ाद भारत विभाजन के मुद्दे पर अकेले पड़ गए थे क्योंकि भारत विभाजन के प्रबल विरोधी थे। यही हाल सीमांत गांधी का भी था। वो नहीं चाहते थे कि भारत का, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य समाज के प्रति संपूर्ण भारत एक बेहतर समाज है, भले ही कुछ भी इसमें उथल पथल चलती रही हो। इस वाली बात को वो जानते थे, ठीक है, इसलिए उनका विश्वास था। दूसरा, उनके स्वभाव को लेकर भी चूंकि गांधी के प्रभाव में थे, सीमांत प्रदेश में थे, तो वो चाहते थे किसी भी तरह से विभाजन ना रहे ताकि हम लोग एक बड़े राष्ट्र राज्य से जुड़े रहें और हमारे हितों का ख्याल रखा जाए, हम शांति से। लेकिन ऐसा नहीं हो चुका। ये प्रसिद्ध वाक्य है कि जिसमें गांधी से जब विभाजन हो रहा था तो गांधी से सरहदी गांधी ने कहा कि आपने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया, अब हमारा क्या होगा। तो गांधी ने ये कहा कि ये समय का इसके पीछे समय कारक है, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये बात सरहदी गांधी ने खुद लिखी है कि लेकिन अगर आप पर कोई संकट आएगा तो भारत की आपकी मदद करेगा। ये गांधी ने उनसे कहा, सरहदी गांधी से, गफ्फार खान साहब से। विभाजन हो गया, देश बट गए, जो भी हुआ। उसके बाद बहुत दंगा फसाद हुआ, ये हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ। ये वो कांड नोआखाली के दंगे आज़ादी के विभाजन के बाद हुए। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि नोआखाली के दंगे में जब गांधी जी गए दंगों के, तो उसमें अब्दुल गफ्फार खान साहब उनके साथ में थे। वहाँ पर वो यात्रा गफ्फार खान ने महात्मा गांधी के साथ नोआखाली की यात्रा की थी। ये मतलब चलता रहा। उसके बाद जब वो पाकिस्तान पहुँच गए, वहाँ देखा तो उनके ऊपर जुल्म कोई कम नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी अंग्रेजों का पाकिस्तान में बहुत प्रभाव बना रहा।
बहुत लंबे समय तक बना गया। जितनी आसानी से हम लोग वो हो गए, हमारी लीडरशिप ने उससे छुटकारा पा लिया माउंटबेटन के उसके, पर वहाँ बना रहा। तो वो उस खास क्षेत्र में बिल्कुल बना रहा। अब चूंकि मुस्लिम लीग से इनकी बिल्कुल पटती नहीं थी, मुस्लिम लीग इनको हिंदू कहती थी, राष्ट्र विरोधी कहती थी, राज्य विरोधी कहती थी। मुस्लिम लीग से इन्होंने बात की और उनसे कहा कि भाई हमारे, अब उनकी लड़ाई दूसरी तरह से हो गई। एक तो विश्वास जगाने की लड़ाई हुई, होने की नहीं है। अब देश का विभाजन हो गया है, हम विभाजन नहीं चाहते थे लेकिन हो गया है, तो अब हम पाकिस्तान हमारा देश है, हम उसको देश को स्वीकार करते हैं, हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के साथ हैं, हमारा रक्त मांस मज्जा विश्वास धन सब पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम पर विश्वास किया जाए। एक बात, और विश्वास भी वो मतलब उसके साथ नहीं मांग रहे थे। विश्वास की बात जब भी वो करते थे तो बराबर के स्तर पे करते थे। एक भाई वो एक बड़ा आदमी था, एक आदम कद आदमी था, लेकिन अब वहाँ पर पाकिस्तान में तो कोई पूछने वाला नहीं था। पर उनकी मांग थी, उनका कहना यह था कि हमारा पख्तूनिस्तान एक राज्य बनाया जाए, जिस तरह से बलूचिस्तान है, जिस तरह से सिंध है, जिस तरह से पंजाब है, उस तरह से हमारा भी एक राज्य होना चाहिए। और इसके लिए वो जिन्ना से भी मिले, जिन्ना ने उनकी बातों को वहाँ पर आए, जिन्ना से मिले, जिन्ना ने उनकी बातों को सुना और कहा कि नहीं ठीक है, आपकी बात है तो मैं। और जब उनके जिन्ना के मंत्रिमंडल में कुछ लोग थे तो उन्होंने उनको इस बात को लेकर चिढ़ाया भी, क्या पठानिस्तान की मांग करते हो। तो सरहदी गांधी बहुत आक्रोश से बोले कि पठानिस्तान नहीं श्रीमान जी, आप उसे पख्तूनिस्तान चाहिए, हम पख्तून लोग हैं। आप ध्यान, जिन्ना ने उनसे वादा किया कि नहीं वो पख्तूनिस्तान का दौरा करेंगे और जब आएंगे तो वहाँ पर आप वहीं आकर आपसे बात करेंगे और मैं आपके राज्य के यूनिट, उसके लिए उन्होंने लगातार अपने भाषणों में राज्य का शब्द का उपयोग नहीं किया, इसका यूनिट का उपयोग किया है। वो ये चाहते थे, पाकिस्तान उनको राज्य नहीं देना चाहता था, वो कहता ठीक है वो बने रहें। लेकिन उसके बाद बात चली एक फेडरेशन की, कि चलो फेडरेशन बना दिया जाए। अंत में ये हुआ कि उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और विकास के लिए सरहदी गांधी फेडरेशन की बात भी मान गए कि चलो फेडरेशन जब बना, संघ बना देते हैं ना, एक विकास परिषद टाइप का परिषद बना दी जाए, इसके लिए ही मान गए। लेकिन जो मुस्लिम लीग शासन कर रही थी उनके मन में कुछ और था। वो सरहदी गांधी की बात तो सुन रहे थे, चूंकि वो सरहदी गांधी तब एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती थे, वो सीधे उनके साथ में वो नहीं कर सकते थे, तो उनको उनकी बात तो सुन ली। उन्होंने जिन्ना के आश्वासन पर भरोसा किया कि ठीक है मैं आता हूं और मैं देखता हूं। सचमुच जिन्ना पख्तूनिस्तान गए, लेकिन इस बीच में मुस्लिम लीग के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने जिन्ना के कान भर दिए। जब वो वहाँ गए तो जिन्ना इनसे सरहदी गांधी से, खुदाई खिदमतगारों से, इनके लोगों से, इस बीच में वहाँ पर ये एक अपना केंद्र स्थापित कर चुके थे। जैसे मरकज, अपने भी पिछले जो नाम सुना था, एक केंद्र स्थापित कर चुके थे और एक झुग्गी झोपड़ी से उन्होंने उस केंद्र की स्थापना की थी, जिसको लेके ही मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि ये तो वो बना रहे हैं, धर्मशाला बना रहे हैं या गांधी आश्रम बना रहे हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू को फॉलो कर रहे हैं। मजेदार ये है कि सरहदी गांधी जैसे ईमानदार आदमी को अपने आखिर तक ये सफाई देनी पड़ी कि नहीं भाई, इसका हिंदू होने से कोई नाता नहीं है, ये मानवीय संस्कार हैं जो मेरे भीतर आए हैं। इन कहीं ना कहीं इनका भी चेहरा बदलकर, रूप बदलकर आप भी इनका पालन करते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया था। जिन्ना वहाँ गए, उन्होंने जिन्ना के लिए भोज रखा कि भाई जिन्ना आएंगे, कायदे आजम हमारे देश के, उनके लिए खाने की दावत की व्यवस्था की। लेकिन जिन्ना ने ये मुस्लिम लीग जो संस्थाएं वो सरकार में थे, उन्होंने ये आदेश जारी कर दिया कि नहीं, कायदे आजम किसी भी जगह पे दावत में शामिल नहीं होंगे। ये रह गए, चूंकि वो नहीं चाहते थे कि सरहदी गांधी से जिन्ना की मुलाकात हो, नहीं तो महत्व बढ़ेगा या कुछ भी निर्णय हो जाएगा। हालांकि जिन्ना की तब उस तरह से चल रही होगी, इस पर भरोसा नहीं होता है, पर उनको नहीं मिलने दिया गया। जबकि जिन्ना वहाँ पर कई दावतों में शामिल नहीं हुए। पाकिस्तान में भी यही रहा कि जब इनकी राज्य की मांग बढ़ती गई तो इस बीच में डॉक्टर खान ने इनके जो बड़े भाई थे उनको ऑफर दिया गया था कि आप मंत्रिमंडल में शामिल हो जाइए।
ठीक है। तो इन्होंने डॉक्टर खान को समझाया था कि आप मंत्रिमंडल में शामिल मत होइए, हमारी मांगें दूसरी हैं और हम ये ठीक नहीं होगा। तो संभवतः वो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में इनको फिर से जेल में डाल दिया गया, लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। ये बहुत अस्वस्थ हो गए, जेल में बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए। जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ा कि भाई आपने इतने बड़े व्यक्ति को जेल में डाल रखा है, जिसकी ख्याति अहिंसा का पालन करने वाले व्यक्ति की है। अच्छा, उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम था भी नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि टेलीफोन का तार काटने वाले को पीट कर ये कहलवाया गया कि आप ये कबूल कर लो कि ये सरहदी गांधी के कहने पर आपने किया है, ताकि हम इन पर कोई केस बना सकें। जब बहुत दबाव पड़ा तो इनको लेकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पे इनका इलाज करा गया। लेकिन वो अस्पताल में भर्ती कराना एक तरह से जेल के बाहर जेल जैसा था, वो नज़रबंदी थी। फिर कुछ इस तरह के हालात बने कि ये इनको इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य के चलते इंग्लैंड भेजना पड़ा। ये विदेश गए इलाज कराने के लिए, वहाँ पे ये कुछ रहे और फिर उन्होंने वहीं से निर्णय लिया, ये वहाँ से फिर लाहौर नहीं आए, पख्तूनिस्तान नहीं आए, ये सीधे अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान में की सरकार ने, चूँकि वो पठान है, रक्त रिश्तों के संबंध हैं, तो अफ़गानिस्तान ने इनको बहुत सम्मान से रखा। वहाँ से इन्होंने स्वतंत्र नहीं, पाकिस्तान के अंदर पख्तून राज्य की मांग की बात रखी और वहाँ से संबोधित करते रहे और ये गए, वहाँ पे गए नहीं। ये 1966 की, क्यों अवधेश जी आप बताएंगे, गांधी शताब्दी वर्ष कब मनाया गया था? 1969 में फिर ये गांधी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए सीधे अफगानिस्तान से भारत आए थे, जिसका भारत आने पर मैंने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी ने इनसे कहा कि वो पोटली जो सेहत में लेके हवाई जहाज से उतरे थे कि ये हमें दे दीजिए। एक दूसरा, लेकिन भारत में इनका बहुत स्वागत किया गया और जैसे कि गांधी का प्रभाव भारत में लौट रहा है, इस तरह से लोगों ने देखा, या गांधी लौट रहा है। क्योंकि मैं तो छोटा था, 5-6 वर्ष का रहा हूँगा, लेकिन उस तरह के जो समाचार बाद में सुनने में आए और जो सब आते रहे, तो उसमें काफ़ी मतलब बहुत बेहतर तरीके से उनको लिया गया। और उसका स्थिति ये थी कि 2 इनके भाषण करवाए गए। एक भाषण तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इनका हुआ, जो जनता के लिए था कि जनता से सीधे बातचीत करें, जनता को सीधे संबोधित करें। एक भारत की संसद में इनका व्याख्यान करवाया गया सरहदी गांधी का। और वो दोनों जो व्याख्यान है उनको सुना जाना, उनको पढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगता है कि बड़ी खरी खोटी सुनाई भारतीय समाज को, इस बात की परवाह किए बिना कि मैं खुद एक दूसरे देश में रह रहा हूँ, मेरे लोग राज्य के अपने मूलभूत अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं और मैं भारत जैसे उस देश में आया हूँ जिसकी आज़ादी के लिए मैंने संघर्ष किया है और यहाँ पर मुझे कितना मान मिल रहा है पता। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो इस भय से कहीं मेरे मान में कमी ना आ जाए, ये यहाँ की सरकार के स्वरूप में लेकिन सरकार तो चूंकि आज़ादी के आंदोलन से निकले हुए लोगों की सरकार थी, तो इस तरह की कोई संभावना थी नहीं कुछ करने की, और इनको प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले लोगों की सरकार थी। तो इन्होंने दिल्ली के लाल किला उसमें रामलीला मैदान में एक भाषण दिया और एक भाषण संसद में दिया, और उसमें बिल्कुल, अब मैं उसे नहीं पढ़ूंगा, पर उसका आशय यही था कि आपने ये कैसा देश बना दिया है। आपके पास तो गांधी था, आप गांधी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आपके देश से कैसी कैसी खबरें आती हैं दुनिया में, आप कैसा समाज बना रहे हैं, आपके यहाँ पे कैसे लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं, आपके यहाँ पे कैसी वैमनस्यता होती जा रही है। मुझे देखिए, मैं तो हम लोग तो ऐसी विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग राज कर रहे हैं। वो साफ कहते थे, हमारे ऐसे लोग के जिनका आज़ादी की लड़ाई में कतई रक्त नहीं बहा, वो मुस्लिम लीग पे सीधा आरोप लगाते थे कि इनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। यहाँ की सरकार में जो भी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ भी त्याग नहीं किया है।
और आपके पास तो ऐसी मतलब पूरा इतिहास है जो कुर्बानी देने वालों का, लड़ मरने वालों का, और आपका देश किस दिशा में जा रहा है। क्या आपको ये सोचना, इस तरह से बुरी तरह से उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और संसद को भी संबोधित किया जब वो यहाँ से भारत से पूरे भारत में वो घूमे, जहाँ चूँकि वो तो भारतीय नागरिक से भी ऊपर थे, तो इसलिए उनको ये था पूरे भारत में उनका जगह जगह स्वागत किया, और उन्होंने भारत को लेकर जो उनके मन में था, जो भी था, वो सारी बातें कहीं। भारत सरकार ने उन्हें जो भारत रत्न दिया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया 1 लाख, और जब वो भारत छोड़ रहे थे तो हाँ, जनता ने कुछ धनराशि इकट्ठी की थी, 32 लाख रुपए वो थैली उन्हें दी।